हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th से साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ मैटर इज़ आवर सराउंडिंग। इसको हिंदी में हमारे आसपास के पदार्थ कहा जाता है। आपके हिंदी की जो एनसीईआरटी है उसमें फर्स्ट चैप्टर आपका यही है, हमारे आसपास के पदार्थ, और इंग्लिश मीडियम में इसको बोला जाता है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आज इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या होता है? एनीथिंग डेट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा मटेरियल जिसका अपना मास हो और वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ है कि मैं मास की बात कर रहा हूँ, ना कि वेट की। ठीक है, तो एनीथिंग डेट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। डेट इज सच लाइक नोटबुक, पेन, मोबाइल, चेयर, डेस्क एक्सेट्रा। दूसरी हम बात करते हैं, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मास एंड वॉल्यूम? द SI यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम एंड द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ मीटर क्यूब, जिसको आप क्यूबिक मीटर भी कह सकते हो। बट द कॉमन मेजरिंग यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ लीटर। जो आप बेसिकली आप अपनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पे आप देखते हो, वहाँ पे जो वॉल्यूम की यूनिट लिखी होती है वो 1 लीटर लिखी होती है। उसके बाद है हाउ द मैटर आर फॉर्म्ड। मैटर किस चीज़ से बने होते हैं? ऑल द मैटर आर फॉर्म्ड बाय स्मॉल पार्टिकल्स। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी मैटर हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। और ये जो पार्टिकल हैं ये हमारी इमेजिनेशन से, मतलब हमारी कल्पना से भी काफ़ी छोटे होते हैं, जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। इन पार्टिकल्स के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप डिटेल में आगे चैप्टर 3rd और 4th में डिस्कस करोगे, एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। उसमें आप एटम्स, उसके सब पार्ट्स के बारे में डिस्कस करोगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करोगे एक्सेट्रा। बट यहाँ पे जो हमें बेसिक सा है, मैटर के बारे में ही डिस्कस करना है और उसके स्टेट्स के बारे में। तो मैटर आप हो चुका है। मैटर मीन्स एनीथिंग डेट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, डेट इज़ मैटर, फॉर्म्ड बाय स्मॉल पार्टिकल्स। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स की क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये बात इसने बोली है, एनसीईआरटी में आपकी लिखी गई है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसको एक एक्टिविटी से आप शो कर सकते हो, एक डिमॉन्स्ट्रेशन से आपके एनसीईआरटी में करके भी दिखाया गया है कि आपको एक गिलास लेना है, उसके अंदर वाटर डालना है और उस वाटर को आपको मार्क कर लेना है, वाटर लेवल को मार्क कर लेना है। उसके बाद उसके अंदर शुगर या सॉल्ट जो भी आपके पास है उसके अंदर डिज़ोल्व करना है। 1 स्पून, 2 स्पून, 1 चम्मच या 2 चम्मच जो आप चाहो। आप देखोगे कि डिज़ोल्व करने के बाद जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ नहीं होता। तो मीन्स इससे हमें क्या पता चलता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, मतलब उसके जो पार्टिकल्स थे, उसके अंदर स्पेस था, और जो साल्ट और शुगर आपने उसके अंदर डिसॉल्व किया है वो उसके स्पेस के अंदर फिल हो जाता है, मीन्स डिसॉल्व हो जाता है। सेकंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, मतलब मोशन में रहते हैं। मोशन में रहते हैं तो उनके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। तो उनके अंदर होगी काइनेटिक एनर्जी। ये चीज़ ध्यान रखनी है, हिंदी में इसको स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। अब इसको कैसे आप परफॉर्म करोगे, कैसे आप शो करोगे, इसके लिए भी आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी करके दिखाई हुई है। उस एक्टिविटी में सेम ही है, आपको एक गिलास के अंदर वाटर लेना है। वाटर लेने के बाद आप क्या करोगे, उसके अपर सरफेस पे 2 या 3 ड्रॉप, ठीक है, आप इंक की उसके ऊपर 2 या 3 ड्रॉप डाल दोगे और कुछ टाइम के लिए उसको अनडिस्टर्ब, मतलब बिना हिलाए उसको कुछ टाइम के लिए रख दोगे, जहाँ पे उसको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। आप कुछ टाइम के बाद, आफ्टर 1 या 2 आवर्स के बाद जब आप उसको देखोगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर जो आपने इंक अपर सरफेस पे डाली थी वो पूरी की पूरी वाटर के अंदर स्प्रेड हो जाती है। मीन्स जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, पार्टिकल्स थे, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। थर्ड है पार्टिकल ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। इसके लिए एक सिंपल सा आप अपने आसपास देखते रहते हो, ये जो लाइन है आपके एनसीईआरटी से है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, मतलब इनमें अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे आपने मैग्नेट्स को देखा होगा, मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, बस उनके कंपैरिजन में काफ़ी लो होती है। इसके लिए आपने देखा होगा, जब हम वाटर पाइप से, ठीक है, किसी गार्डन के अंदर या कहीं पे भी पानी स्प्रे करते हैं तो बच्चे उसके आगे हाथ
या फिर उंगली लगा लेते हैं वाटर पाइप के आगे, और वहाँ पे उंगली लगाने से क्या है, वाटर जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। मतलब वहाँ से पानी जो है पाइप के आगे से 2 हिस्सों में फ्लो करता है, लेकिन कुछ स्पेस के बाद, कुछ डिस्टेंस के बाद वो फिर से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये प्रॉपर्टी, जो ये एक्टिविटी है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच अट्रैक्शन होता है। फोर्थ है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर मूविंग बिकॉज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ये वही पॉइंट है जो हमने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर डिस्कस किया था। बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी सो दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर हम पुराने टाइम की बात करें, एशियन टाइम की बात करें, तो एशियन टाइम में हम बोला जाता था कि हमारा जो ब्रह्मांड है, जो बॉडी पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे पंच तत्व से बने हुए हैं। जो आप मूवीज़ वगैरह में भी देखते हो, पंच तत्व के अंदर आपका ये एयर आ जाता है, फायर आ जाता है, वाटर आ जाता है, स्काई, सॉइल, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया कि जो मैटर है उसके 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बट जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, डिस्कवरीज हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग मैटर की 5 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस, जिसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन भी बोला जाता है। बट बेसिकली आपके इसमें सिलेबस में, एनसीईआरटी सिलेबस में 3 जो स्टेट्स हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। प्लाज्मा के बारे में 1-2 लाइन आपको सिर्फ पढ़नी है, वो आपके सिलेबस में इतना खास आएगा नहीं। तो एक बार देख लो, वी कैन सी डैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट। डैट इज़ सॉलिड, जिसको आप ठोस कहते हो, आपने देखा होगा लकड़ी ठोस होती है, सॉलिड होती है। लिक्विड बेसिक सा आपका फेमस है, वाटर है, कोई भी बहने वाली चीज़। देन आ जाता है गैस। गैस को आप बेसिकली देख नहीं सकते, बट आप उसको ऑब्जर्व कर लेते हो, जैसे आप बलून के अंदर गैस फिल करते हो, ठीक है। तो ये मैटर की स्टेट्स होती हैं। तो एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। व्हाट इज़ मैटर? मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मैटर? सॉरी, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मास? मास की एसआई यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वेट? दैट इज़ न्यूटन। एंड व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम? दैट इज़ मीटर क्यूब, या फिर क्यूबिक मीटर आप इसको बोल सकते हो। हाउ द मैटर इज फॉर्म्ड? द मैटर आर फॉर्म्ड बाय स्मॉल पार्टिकल्स। द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। What are the characteristics of particle? The particle of matter have space between them. Particle of matter are continuously moving. They have power of attraction, means particle of matter are attract each other. और एक 4th पॉइंट इसमें सेकंड पॉइंट से रिलेटेड ही है। पार्टिकल ऑफ मैटर आर मूविंग बिकॉज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस चैप्टर में आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में ही डिटेल में, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना है। तो वो हम अभी शुरू करते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। हाँ, तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट। द सॉलिड स्टेट हैव डेफिनेट शेप, मतलब इनकी एक निश्चित शेप होती है, एक निश्चित आकृति होती है। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, इनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है, मतलब वो कम ज़्यादा नहीं हो सकता। दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, या फिर आप कह सकते हो दे हैव डेफिनेट बाउंड्रीज। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी डेस्क को देखते हो, मेज को देखते हो, उसकी बाउंड्रीज सेम्स होती हैं, फिक्स होती हैं। एक ब्रिक यानी कि एक ईंट को देख लो, उसकी भी बाउंड्री फिक्स होती है। दे आर रिजिड, रिजिड का मतलब ये हार्ड होते हैं, इनके अंदर हार्डनेस पाई जाती है। इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल का मतलब ये है कि जब आप किसी डेस्क को प्रेस करोगे, उस पर प्रेशर लगाओगे, ये नहीं है कि वो डेस्क किसी चेयर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब कहने का ये है, ऐसा नहीं है कि प्रेशर लगाने से इनकी स्टेट चेंज हो जाती है। अगर वो डेस्क है तो वो ब्रेक हो सकता है फोर्स लगाने पर, ठीक है, लेकिन वो चेंज नहीं होगा। देन एंड हैव टू टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, ठीक है। एग्जाम्पल बुक, टेबल, वुडन स्टिक, मोबाइल एक्सेट्रा। ये जितने भी एग्जाम्पल है, इसमें आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो, अगर किसी पे भी आप मतलब किसी पे भी आप एक्सेसिव फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो वो ब्रेक हो सकती है, लेकिन क्या है, वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगी। इसमें एक नोट करने वाला पॉइंट है, रबर बैंड इज़ ऑल्सो सॉलिड बिकॉज इट कैन ब्रेक आफ्टर अप्लाइड एक्सेसिव फोर्स। कई बच्चों के ब्रेन में क्वेश्चन आता है कि रबर बैंड को जब आप स्ट्रेच करते हो
तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, क्या वो सॉलिड है या नहीं। आपके एनसीईआरटी में इसका रीज़न दिया हुआ है। देखो क्या है, जब आप उसको स्ट्रेच करते हो तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, जब आप उसको स्ट्रेच नहीं करोगे तो अपनी प्रॉपर शेप में आ जाता है। लेकिन जब आप उसको फुल्ली स्ट्रेच कर लोगे, मतलब एक्सेसिव फोर्स उसको लगाओगे और खींचते रहोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रबर बैंड टूट जाता है। तो ये भी एक सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है। देन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट क्या है, जनरली आपने देखा होगा, वाटर देखा होगा, वाटर तो हर एक बच्चों ने देखा होगा भाई। दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप। देखा है आपने सभी ने कि पानी है, जिस भी कंटेनर के अंदर, जिस भी बर्तन, चाहे वो गिलास है, कोई बड़ा बकेट है, ठीक है, कोई बीकर है, किसी भी चीज़ के अंदर आप उसको डालोगे, कि कोई मग है, तो उसकी शेप ले लेता है। दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप बट दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। बट इनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। ये नहीं है कि अगर एक कोल्ड ड्रिंक की जब आप बोतल लेके आते हो मार्केट से, वो 1 लीटर की है, घर आके आप उसको एक मग के अंदर डालोगे तो वो सिर्फ आधा ml रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो फिर भी 1 लीटर फुल रहेगा। देन दे टेक द शेप द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट, मीन्स दे आर फ्लूइड इन नेचर। ये तो चीज़ सबको ध्यान में होगी कि पानी को आप कहीं, मान लो मेरे पास एक गिलास है, उस गिलास के अंदर मैंने पानी रखा हुआ है और वो गिलास मैंने टेबल पे या कहीं पे भी रखा हुआ है, अगर बाई चांस वो गिलास टूट जाता है तो पानी की शेप वही नहीं रहेगी जो गिलास के अंदर है, वो भी क्या करेगा, फैल जाएगा। और ये भी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, वो कहीं पे भी फैल सकता है अगर वहाँ पे रीजन बिल्कुल इक्वल है, मतलब वहाँ पे जो लेवल है वो बिल्कुल सेम है। सो मीन्स क्या है इसका, दे आर फ्लूइड इन नेचर। दे डू नॉट हैव शेप डेफिनेट बाउंड्रीज। जैसे कि फ्लूइड नेचर के हैं तो डेफिनेट बाउंड्री होगी नहीं इनकी। दे आर लो कंप्रेसिबल, मतलब इनको थोड़ा बहुत दबाया जा सकता है। एक बोतल ले लो आप, बोतल के अंदर पानी डाल लो, आप उसको प्रेस कर सकते हो, उसकी शेप थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल वाटर, ऑयल, एनी फ्लूइड सब्सटेंस। देन आ जाता है हमारा इसके अंदर थर्ड स्टेट है गैसियस स्टेट, जिसको गैस अवस्था बोला जाता है। इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब इसके अंदर सॉलिड और लिक्विड से मिलती जुलती कोई खास प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे कि दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, वॉल्यूम, बाउंड्रीज। ना तो इसका कोई आकार होता है, ना इसका आयतन होता है, और ना ही इसकी फिक्स बाउंड्रीज होती है। दे आर हाईली कंप्रेसिबल, मतलब इनको हाईली प्रेस करके दबाया जा सकता है। आपके घर में एलपीजी सिलेंडर होगा, उसके अंदर आप देखो 16 kg लिखा होगा, यानी कि उसके अंदर 16 किलोग्राम गैस फिल की गई है कंटेनर के अंदर। देन दे आर ऑल्सो फ्लूइड इन नेचर। गैस कहीं पे लीक हो जाती है तो आपको पता है वो चारों तरफ फैल जाती है, फ्लूइड हो सकते हैं ये नेचर के। एग्जाम्पल O2 गैस, CO2 गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी मैटर की 3 स्टेट्स की, जो सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं। और ये प्रॉपर्टी आप एक डिफरेंस के तरीके से भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे दिखाई गए हैं ये, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर हर बार कोई ना कोई एक क्वेश्चन बन के आता है, या तो डिफरेंस पूछ लेगा, या आपकी प्रॉपर्टीज़ पूछ लेगा, या आपका सिंपल किन्हीं तीनों में से कोई एक के बारे में कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आई होप ये तीनों प्रॉपर्टी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी हैं। सॉलिड की डेफिनेट शेप, वॉल्यूम, बाउंड्रीज होंगी, ठीक है, और गैस के अंदर तीनों चीज़ नहीं होंगी। लिक्विड के अंदर शेप डेफिनेट नहीं होगी, बट उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होगा, और ना ही उसकी बाउंड्रीज होंगी। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप साइंस में कोई भी डेफिनेशन या किसी भी चीज़ को बताते हैं, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो वहाँ पे एक एग्जांपल देना कंपलसरी होता है। विदाउट एग्जांपल आपका क्वेश्चन जो है प्रॉपर नहीं माना जाता, मतलब कंप्लीट नहीं माना जाता। तो इनके एग्जांपल आपको लिखने हैं जैसे इसमें दिए हुए हैं। आगे हम नेक्स्ट उसमें इसके पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आगे देखिए, जो आपके एनसीईआरटी में मेन लाइंस दी गई हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैस। कहने का मतलब ये है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हाई होता है, मैक्सिमम होता है, इसलिए उनकी शेप बिल्कुल डेफिनेट होती है। वो वन लेयर बाय लेयर एक दूसरे से अटैच होते हैं। लिक्विड्स के अंदर इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब पावर ऑफ अट्रैक्शन है, वो थोड़ी वीक हो जाती है, इंटरमीडिएट हो जाती है, और सबसे मिनिमम जो अट्रैक्शन पावर है वो गैसेस के अंदर पाई जाती है। इसीलिए गैसेस आपने देखा होगा चारों तरफ इजीली स्प्रेड हो जाती हैं।
देन नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट है, द स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल आर मिनिमम इन सॉलिड। अब जैसे कि हमने फर्स्ट में डिस्कस किया है फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में है, सॉलिड के अंदर। तो जब उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब पार्टिकल्स काफ़ी एक दूसरे से टाइटली अटैच्ड हैं, तो सिंपल सी बात उसके अंदर स्पेस सबसे कम होगा। इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेज, मतलब ये फर्स्ट वाले पॉइंट से जस्ट अपोजिट होगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका जो एनसीईआरटी में से ही है, डिफ्यूज़न। द इंटरमिक्सिंग, इसको एक बार ध्यान से पढ़ो। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओवन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। जब डिफरेंट टाइप्स के जो मैटर हैं उनके पार्टिकल्स को हम इंटरमिक्स मतलब एक में ही मिला देते हैं, मतलब हमारे पास मैटर दो हैं बट हमने उनको मिला दिया और उनके पार्टिकल एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, तो उसको कहा जाता है डिफ्यूज़न। इसको एक दूसरी डेफिनेशन आप दे सकते हो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल molecule by which there is a net flow of matter from a region of higher concentration to a region of low concentration। देखो क्या है कि जब पार्टिकल्स जो हैं, ठीक है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, जब हम उनको मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने के बाद जब हम उनको देखते हैं डिफ्यूज़न प्रोसेस में, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो एक हायर रीजन कंसंट्रेशन से पार्टिकल्स जो हैं लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये जस्ट अपोजिट होगा ओस्मोसिस को, ओस्मोसिस के जस्ट अपोजिट होता है जो आप आगे डिस्कस करोगे आने वाले चैप्टरों में। ओस्मोसिस में क्या है, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, लेकिन इसमें क्या है आपका हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ हायर इन गैसेज देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो डिफ्यूज़न रेट है वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है आपका, गैसेज में, देन लिक्विड में, और सबसे लो किस में होगा, सॉलिड में। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में ऑप्शन टाइप में पूछा जा सकता है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, तो ये तो सभी बच्चों को पता होगा, आप काफ़ी लंबे टाइम से इसको पढ़ते आ रहे हो, 6-7 स्टैंडर्ड से आप इसको करते आ रहे हो। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच आ लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। सिंपल है, समझ में आया होगा सभी को। देखो क्या है, सबसे पहले तो पता हो टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर क्या होता है, इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, टेम्परेचर को हम केल्विन से मेजर करते हैं, मतलब टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट होती है वो केल्विन होती है। इसको ध्यान में अपने माइंड में सेट कर लो कि जो टेम्परेचर है उसकी एसआई यूनिट केल्विन होती है, लेकिन आप जब डॉक्टर के पास जाते हो वो सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में आपका टेम्परेचर आपको बता सकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड क्या है बॉईल होना शुरू हो जाए, मतलब बॉईल होने से वो किस में चेंज होगा, वाटर वेपर में। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। द टेम्परेचर, एक बार दोबारा से देख लो, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, हमने इसको 100 डिग्री सेल्सियस में बोला है, तो मतलब ये नहीं है कि सेल्सियस ही टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है। 373 केल्विन, जो ये दूसरा टेम्परेचर हमने दिया हुआ है, जो आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ है, 373 डिग्री केल्विन, ये आपका टेम्परेचर जो है केल्विन के अंदर दिया गया है, और केल्विन ही टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आप केल्विन टर्म यूज़ करते हो तो आपको सिंपल केल्विन वर्ड बोलना होता है, इसमें डिग्री यूज़ नहीं की जाती। इसलिए आपने देखा होगा इसके आगे कोई डिजिट नहीं लगी हुई है, जबकि 100 के आगे एक बड़ी सी डिजिट हमने लगा रखा है, एक बड़ा सा मार्क हमने लगा रखा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में हाई होगा, ठीक है, स्पेस किस में कम होगा, अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा हाई किस में होगा, सॉलिड में, देन लिक्विड, देन गैसेस। स्पेस सबसे ज़्यादा किस में होगा, गैस, लिक्विड, सॉलिड। डिफ्यूज़न आपको समझ में आया होगा, और बॉइलिंग पॉइंट आगे हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड बिकम लिक्विड, मतलब कोई भी सॉलिड जो है जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक लिक्विड में चेंज होना शुरू होता है, उसको उस
सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। या आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा फेस है जिसके ऊपर उतना ही आपको सॉलिड स्टेट मिलेगी, उतनी ही आपको लिक्विड स्टेट मिलेगी, मतलब दोनों स्टेट्स आपको इक्विलिब्रियम स्टेट में मिल जाती हैं। तो एक बार डिस्कस करते हैं, इसको पढ़ते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड बिकम लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ध्यान दो, हमने 0 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। और सेकंड है 273.15 केल्विन। इसमें जो केल्विन है उसमें हमने डिजिट नहीं लगा रखी, जबकि हमने 0 डिग्री सेल्सियस यूज़ किया है। तो ये जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, टेम्परेचर कैसा यूनिट क्या होगी, ये आप जल्दी से कमिट करो। देन आपका फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बिकम सॉलिड, ये क्या है, उसका जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या था कि कोई भी चीज़, मेल्टिंग पॉइंट में क्या था, कोई चीज़ पिघल रही है, ठीक है। और इसमें क्या है, कोई चीज़ जब जम जाती है, फ्रीज़र के अंदर आपने देखा होगा जब आप वाटर रख देते हो कुछ टाइम के बाद आपको आइस मिलता है, मतलब वो क्या है, एक फ्रीजिंग प्रोसेस है। तो सेम ऐसे ही है, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बिकम सॉलिड एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 फ़ारेनहाइट। एक चीज़ ऑब्जर्व करो, एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो आइस का होता है, ना कि वाटर का, ठीक है। जो चीज़ है ही पहले से वाटर, और क्या पिघलेगी वो, ठीक है। तो ये चीज़ अपने माइंड में सेट रखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। मेल्टिंग पॉइंट अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आइस का होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट जब आएगा तो वो किसका होगा, वाटर का। वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ केल्विन। आपने कमिट नहीं किया इसलिए मैंने इसमें स्पेशल नोट्स में दे दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज़ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, व्हेन अ सॉलिड इज़ डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट। ध्यान से देखो एक बार, सभी ऑब्जर्व करो। व्हेन अ सॉलिड स्टेट इज़ डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग इन लिक्विड स्टेट। मतलब क्या है कि कोई भी सॉलिड जब डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है और लिक्विड स्टेट उसमें एब्सेंट होती है, लिक्विड स्टेट उसके अंदर एब्सेंट होगी, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कि आप मंदिर गुरुद्वारों के अंदर आप देखते हो, जब वहाँ पे आपने देखा होगा ये धूप वगैरह लगी होती हैं, अगरबत्ती जिसको आप कहते हो, ठीक है। ये जो चीज़ें होती हैं ये सॉलिड फॉर्म में होती हैं, लेकिन जब इसको शुरू किया जाता है, लगाया जाता है, तो ये डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है और पीछे कोई भी लिक्विड नहीं रहता। इसके एग्जांपल ध्यान रखने हैं आपको, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन बॉल्स, ठीक है। ये आप उसमें अनाज के अंदर रखते हो ताकि अनाज के अंदर इंसेक्ट वगैरह ना लगे। देन है डिपोजिशन। देखो डिपोजिशन सब्लिमेशन दोनों सेम है। ये डिपोजिशन जो है सब्लिमेशन के बिल्कुल अपोजिट है। उसमें क्या हुआ था कि सॉलिड स्टेट से किस में चेंज हुई थी, गैसियस स्टेट्स के अंदर। वो पार्ट जो ऑब्जेक्ट था, जो मटेरियल था हमारा, वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली किस में चेंज हुआ था, गैसियस स्टेट्स में। उस प्रोसेस को हमने कहा था सब्लिमेशन। इसमें क्या होगा, जो हमारा गैसियस स्टेट है, ठीक है ना, जो हमारी गैसियस स्टेट है वो किस में चेंज होगी, डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में। तो ये हो गया ना उसका सब्लिमेशन का जस्ट अपोजिट। इसमें क्या है, जो हमारी गैसियस स्टेट है दैट इज डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड विदाउट गोइंग इन लिक्विड स्टेट, मीन्स इन दिस लिक्विड स्टेट इज एब्सेंट। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डिपोजिशन क्या है, सब्लिमेशन का बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। सब्लिमेशन क्या होगा, सॉलिड से गैस में चेंज होगा। डिपोजिशन क्या होगा, गैस से सॉलिड में चेंज होगा, ठीक है। तो एक बार इसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका फ्यूज़न भी बोल सकते हो, ठीक है। एक फिजन होता है, एक फ्यूज़न होता है। मेल्टिंग पॉइंट को आप फ्यूज़न भी इसके अंदर कंसीडर कर सकते हो। तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो एनसीईआरटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट दी गई हैं, काफ़ी ज़रूरी हैं आपके, और ये पेपर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आपका बॉइलिंग पॉइंट था, मेल्टिंग पॉइंट हो गया आपका, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, सब्लिमेशन हो गया, डिपोजिशन हो गया, ठीक है। इसके रिगार्डिंग कुछ और भी होंगी, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे।
तो आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हुई है। अगर क्लियर हुई हैं तो कमेंट बॉक्स में बता देना। जिसको कोई भी डाउट है वो अपने डाउट कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकता है। आप कमेंट कर देना, मैं उस पर आपका वो डाउट क्लियर कर दूँगा। हाँ तो स्टूडेंट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, मेल्टिंग इज़ ऑल्सो नोन एज फ्यूज़न। उसके बाद जो आपके एनसीईआरटी से मेन पॉइंट लिया गया है, वी कैन से डैट प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे कि आपने वाटर का एक एग्जांपल देखा होगा, अगर आप वाटर को गर्म करते हो, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो, तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। बट जब आप वाटर वेपर्स को टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे तो क्या होगा, वो फर्स्ट पहले लिक्विड में चेंज होगा, फिर आप उसको और टेम्परेचर डिक्रीज़ करोगे तो वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट के अंदर चेंज हो जाएगा। मतलब कहने का यही है कि प्रेशर और टेम्परेचर से आप किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो है आपका डायग्राम जो है एनसीईआरटी से लिया गया है। इसके अंदर देखो क्या है, सॉलिड से जब लिक्विड के अंदर सब्सटेंस चेंज होता है, मतलब जब सॉलिड सब्सटेंस जो है लिक्विड सब्सटेंस के अंदर चेंज होते हैं, जिसको आप मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है, मेल्टिंग प्रोसेस बोला जाता है, उसको आप फ्यूज़न भी कंसीडर कर सकते हो। और इसका जस्ट अपोजिट, जब लिक्विड स्टेट जो है सॉलिड स्टेट में चेंज होती है तो उसको सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है। उसके जस्ट साइड में देखिए, लिक्विड जब गैस के अंदर चेंज होता है, ठीक है ना, जब लिक्विड जो है किसी भी गैस के अंदर चेंज होता है, जिसको बॉइलिंग प्रोसेस बोला जाता है, उसको आप वेपोराइजेशन भी कंसीडर कर सकते हो। और इसका जस्ट अपोजिट जो है, गैस से जब सब्सटेंस लिक्विड के अंदर चेंज होगा तो उसको कंडेंसेशन, जैसे जो वाटर साइकिल प्रोसेस में होता है, जो गैसेस पार्टिकल होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं और लिक्विड ड्रॉप्स में चेंज हो जाते हैं। उसके नीचे देखिए आप, सॉलिड जब गैस में डायरेक्टली चेंज होता है विदाउट गोइंग इन लिक्विड स्टेट, जो अभी हमने डिस्कस किया है, बार बार मैंने आपको बताया था, जब सॉलिड जो है डायरेक्टली गैस में चेंज होगा उसको कहा जाता है सब्लिमेशन। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, डिपोजिशन। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इससे पहले वाली चीज़ें आपने डिस्कस की हुई हैं। कंडेंसेशन, गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, ठीक है। वेपराइजेशन क्या होगा, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। और सॉलिडिफिकेशन क्या है, कोई भी लिक्विड जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, सॉलिड के अंदर। एक पॉइंट नोट करना है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आ सकता है, ऑप्शन टाइप में भी आ सकता है। सॉलिड CO2 इज डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड ड्राई आइस। पेपर में आ सकता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ड्राई आइस। तो ड्राई आइस किसको बोला जाता है, या उसका क्या फॉर्मूला होता है, CO2, मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका इवेपोरेशन। देखो इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। जबकि बॉइलिंग प्रोसेस क्या है, एक बल्क फिनोमेना, मतलब बॉइलिंग में चीज़ जो है नीचे से गर्म होगी, और इवेपोरेशन में जो है ये सरफेस फिनोमेना होगा, मतलब वाटर का अपर सरफेस पहले गर्म होगा। तो इवेपोरेशन क्या है, इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो ये काफ़ी सिंपल सा था, लिक्विड क्या है गैसियस स्टेट में चेंज होगा बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही, और इवेपोरेशन के कारण ही ठंडक होती है। तो स्टूडेंट, अब इवेपोरेशन से रिलेटेड कुछ फैक्टर हैं जिन पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। हम वन बाय वन उन फैक्टर को स्टडी करेंगे। सबसे पहला फैक्टर सरफेस एरिया। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीज बाय इंक्रीज द सरफेस एरिया। इसके लिए हम एग्जांपल अपने इमेजिन करो, एक एग्जांपल कि आप एक कप में चाय पी रहे हो, आपको वो चाय कप में थोड़ी ज़्यादा गर्म लगेगी, मतलब उसको पीने में टाइम लगेगा। लेकिन जब आप वो चाय उसी कप की प्लेट के अंदर, यानी कि कप प्लेट के अंदर डाल के पीते हो, तो वो आप जल्दी पी लेते हो, मतलब वो चाय ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आप कप में चाय पी रहे थे उसका सरफेस एरिया कम था, लेकिन जब आप चाय पीते हो कप प्लेट में उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने से क्या हुआ, इवेपोरेशन इंक्रीज़ हुई, इस वजह से वो चीज़ ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है। दूसरा है टेम्परेचर। इसके बारे में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी हाई होगी। इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, आपने देखा होगा एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, तो उन वाटर वेपर को एयर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को ह्यूमिडिटी बोला जाता है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। हाई ह्यूमिडिटी कोज लो इवेपोरेशन। सिंपल सा है,
अब आप देखते हो सर्दियों में कपड़े जो हैं लेट सूखते हैं, लेकिन गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ये ड्यू टू ह्यूमिडिटी से, क्योंकि सर्दियों में विंटर के अंदर क्या है, वाटर वेपर जो है एयर के अंदर उनका अमाउंट हाई होता है, इसलिए विंटर के अंदर जो आपके क्लोथ्स हैं वो जल्दी ड्राई नहीं हो पाते। लास्ट है इसके अंदर इसका फैक्टर विंड स्पीड। विंड स्पीड अब आपने पता होगा कि विंड स्पीड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर तेज़ हवाएं चलती हैं तो ईज़िली आपके क्लोथ्स सूख सकते हैं। अगर हवाएं बिल्कुल नहीं चलती, ठीक है, और ना ही धूप निकली हो, तो क्या होगा, आपके जो कपड़े हैं वो सूख नहीं पाते। इवेपोरेशन रेट इज़ इंक्रीज विद इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो यहाँ पे आपका इवेपोरेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके साथ साथ उसके फैक्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि इसमें फोर्थ स्टेट प्लाज्मा के बारे में भी मैं 1-2 लाइनें पढ़नी होंगी। तो फोर्थ स्टेट है आपकी प्लाज्मा। इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस। कहने का मतलब ये है कि जो प्लाज्मा होती है वो सुपर एनर्जेटिक, मतलब उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, और आयनाइज्ड गैस की फॉर्म में पार्टिकल्स होते हैं। मतलब पार्टिकल्स किस फॉर्म में होंगे, आयनाइज्ड गैस की फॉर्म में। द सन एंड द स्टार आर ग्लो विद प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन दैम। और जो सन और स्टार होते हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर, ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में, वो किसकी प्रेजेंस से ग्लो करते हैं, प्लाज्मा की प्रेजेंस से। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हमने इस चैप्टर में जो जो मेन पॉइंट थे आपके एनसीईआरटी में वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे के पास घर पे अगर एनसीईआरटी है तो एक बार उसको रीड करके देखना। वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने वहीं से सारे नोट प्रिपेयर किए हैं, लेकिन फिर भी आप नोट्स को एक बार वहाँ से मैच कर सकते हो या खुद उसको रीड कर सकते हो। अभी हम इसके बारे में कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कोरोना पैंडेमिक में आपको पता है कि 1 मार्क्स क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, मतलब हाफ कोर्स सिलेबस जो है आपका साइंस का वो ऐसे टाइप होगा, हाफ जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में जब आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसका आंसर देना है, तो एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ो, क्योंकि एक एक वर्ड आपका काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी से ही पेपर बन के आता है। ये नहीं है कि कोई किसी पब्लिशर की बुक पढ़ रहा है, किसी की राइटर की बुक पढ़ रहा है उससे पेपर आएगा। पेपर जो हरियाणा बोर्ड प्रिपेयर करता है ना, वो एनसीईआरटी से ही बन के आता है। तो इसलिए आप जितना हो सके एनसीईआरटी को पढ़ो। और पढ़ने का मतलब ये नहीं कि एक चैप्टर पढ़ दिया और 2 महीने उसको देखा ही नहीं। पढ़ने का मतलब ये है कि उसको जैसे आज आपने वो चैप्टर पढ़ा तो कल उसके क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। तीसरे दिन और एक बार प्रैक्टिस करो, मतलब तीसरे दिन आप उसमें टाइम कम लगाओ। आप टाइम कम कैसे क्या लगाओगे, आप खुद ही देखो, ऑब्जर्व करना कि आपका टाइम जो है कम होता जा रहा है। मतलब आप उसको पहले, अगर आप पहले दिन में उसको 1 घंटे के अंदर पढ़ते थे, अगले दिन आप 45 मिनट में पढ़ोगे, फिर 30 मिनट्स के अंदर, फिर 25, फिर 20, तो इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। मतलब आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होगी तो आप इजीली उस चीज़ को सॉल्व कर पाओगे। देखो, सक्सेस पाने के लिए, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, उससे ही आपको ऑब्जेक्टिव और ऐसे टाइप क्वेश्चन क्लियर होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके सब्जेक्टिव टाइप, मतलब ऐसे टाइप में आ सकते हैं पेपर में, ठीक है, बोर्ड के रिगार्डिंग एनसीईआरटी में जो आपके मेन क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे कोई बाहर से क्वेश्चन आया हो। गिव द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये हमने प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किया था, आप इसको रेफरेंस बना के इजीली लिख सकते हो। अगर देखो पेपर में प्रॉपर्टीज़ पूछी हो तो प्रॉपर्टी के वे में लिखिए, अगर पेपर में डिफरेंस पूछा हो तो प्लीज़ एक लाइन लगा के फिर डिफरेंस बना के करिए। तीसरा क्वेश्चन है, वाई द आइस फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, कि जो बर्फ़ है वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है। ये सिंपल सा है, जो डेंसिटी पे ये चीज़ डिपेंड करती है। वो आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर के कंपैरिजन में कम होगी। फोर्थ है, हाउ डज़ द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। ये भी क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो इजीली कर सकते हो। देखो क्या है, जो अर्थन पॉट होता है उसके अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं, और उन पोर्स से क्या है, वाटर जो है रिश्ता रहता है। वाटर रिसने से क्या है, जो इवेपोरेशन है वो उस वाटर की होगी, और अंदर का जो वाटर है वो कूल होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है इवेपोरेशन क्या करती है, कूलिंग कोज करती है। फिर क्वेश्चन आता है, वाई डज़ आवर पाल्म फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और परफ्यूम
या फिर पेट्रोल ऑन इट। आपने देखा होगा हम अपने हाथ पे, आप जैसे कोरोना चला हुआ है, आप सैनिटाइज़र डालते हो, सैनिटाइज़र डालने से आपका हाथ ठंडा हो जाता है कुछ टाइम के लिए। तो देखो क्या है, जो आप उस पे एसीटोन, परफ्यूम, सैनिटाइज़र कुछ भी डालते हो, वो आपके पाल्म से सराउंडिंग एरिया से क्या कर देता है, एनर्जी गेन कर लेता है, एनर्जी ले लेता है और उसको क्या कर देता है, इवेपोरेट कर देता है। इवेपोरेट करने के बाद वही है कि इवेपोरेशन क्या करेगा, कूलिंग कॉज करता है। इसलिए आपके जो हाथ है, बाद में हथेली जो है, पाल्म है, वो आपको ठंडी महसूस होती है। फिर सबसे इजी क्वेश्चन, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। ये तो पता ही है, बिकॉज द कॉटन क्लॉथ आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर या फिर स्वेट। जो आपको गर्मियों में पसीना आता है, कॉटन के जो कपड़े होते हैं उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे इजीली इवेपोरेट हो जाता है। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। ये तो सिंपल सा है, आप सभी देखते हो घरों में, एक बर्फ़ का पानी आपने लिया है ठंडा, मतलब कहने का मतलब है ठंडा पानी आप एक गिलास के अंदर लेते हो, तो उसके बाहरी सरफेस पे, ठीक है, गिलास के बाहरी सरफेस पे आपको वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देती हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है एयर के अंदर वाटर ड्रॉप्स यानी कि वाटर वेपर प्रेजेंट होती हैं, और जब वो ठंडे एरिया के अंदर यानी कि ठंड के उससे टच में होंगी, कॉन्टैक्ट में आती हैं, तो वो अपने लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं। उसके बाद डिफाइन द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन एक्सेट्रा, ये सभी हमने पढ़े हैं। उसके बाद रीज़न देना है, नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, और द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फूड फ्रॉम कोल्ड फूड बाय यू हैव टू गो टू क्लोज। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं आपके NCERT से प्रिपेयर किए गए हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। थैंक यू एवरीवन। और एक बात और, अगर अभी भी किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में, किसी कॉन्सेप्ट में, किसी टॉपिक में कोई भी डाउट है, ठीक है, तो वो मुझे डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, या आप मेरे जो व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है 7700080072 पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वहाँ पे आपका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगा। और ये काफ़ी सिंपल चैप्टर था, इसमें ऐसा कोई डिफ़िकल्ट पार्ट हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, काफ़ी सिंपल है। मैं तो बस यही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे आपकी स्किल बेटर होंगी, ठीक है। MCQ क्वेश्चन पे आप खासकर ध्यान दें। अगर आपके पास कोई हेल्प बुक है जैसे MBD, JBD, तो आप उससे MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये नहीं है कि आप पहले क्वेश्चन को, ऑप्शंस को ध्यान से देखते नहीं हैं और डायरेक्ट आंसर टिक कर देते हैं, वो गलत है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।